कैसे आप लोग हो? तो बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एकदम इम्पोर्टेंट वाला मैथ क्वेश्चन, और ये आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है 18 फरवरी को, है ना बच्चों? तो क्या 18 फरवरी के लिए रेडी हो भाई? चलो ये तो शुक्रिया मनाओ कि पहला दिन नहीं दिया है, वरना अक्सर जो एग्ज़ाम जो पहले दिन मैथ देते थे, तो शुक्रिया मनाइए कि पहला दिन मैथ नहीं दिया है, पहला दिन नॉर्मल उर्दू हिंदी दे दिया है ना। तो आराम से वो दे दीजिएगा। हालांकि मैथ को चैप्टर मैथ वाला एग्ज़ाम को संडे के बाद देना चाहिए था, ताकि एक दिन गैप मिले। ये क्या बताएं। और दूसरी बात है, जैसे देखिए CBSE बोर्ड देखते हैं जी, CBSE बोर्ड में एग्ज़ाम जो बच्चा देता है उसे पूछिए उसका रूटीन कैसे रहता है, पता है? एक दिन अगर मैथ है तो बीच में 4-5 दिन गैपिंग है, फिर अगला पेपर होगा। ये ठीक रहता है भाई, बच्चों को पूरी तैयारी करने का मौका मिल जाता है। बिहार में कम से कम अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाए ना, तो बिहार बोर्ड का बच्चा पूरा रट के घोल के पी जाएगा, दोबारा रिवीजन कर लेगा एक दिन में। लेकिन वो एक दिन का भी टाइम नहीं देता है। हालांकि मैथ में कम से कम देना चाहिए, क्या मैथ में एक दिन बीच में गैपिंग देना चाहिए। संडे तो गैप ऐसे भी रहता है, संडे तो छुट्टी रहता है, तो संडे के बाद वाले दिन मैथ का एग्ज़ाम लेना चाहिए। कर ही क्या सकते भाई, सरकार अपना रूल नियम लाती है, बोर्ड एग्ज़ाम, तो क्या बोलें। जी, तो अब जो भी है एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा बच्चा, है ना। 18 फरवरी के रेडी हो, 18 फरवरी के लिए सारे बच्चे रेडी हो ना एग्ज़ाम के लिए? चलो, तो हम भी रेडी हैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके से। और बहुत जल्दी आपकी सुबह वाली क्लास भी चालू हो जाएगी 6 बजे, बताऊँगा मैं। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, सईदा, अंकिता, मोहसिन, अभिषेक, अमन, नादिया, ओके, ठीक है जी, अतहर, अंजलि, मोनिका, मुस्कान, ठीक है जी, सारे बच्चे आ गए हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। ये नंबर हमारे साथ जुड़ने के लिए है। आप इससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कोर्स हो या ग्रुप में जुड़ना हो, इस नंबर पे आपको मिल जाएगा सारा कुछ। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पहला है। 5 + 3√2 ये कैसी संख्या है? ठीक है, आ गया, सॉरी। तो सबसे पहला यहाँ पे हो गया क्वेश्चन 5 + 3√2। देखिए कौन सी संख्या है बच्चों, बहुत आसान है यार। 5 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, और √2 अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या परिमेय से गुना होता है तो अपरिमेय कहलाता है, और यदि अपरिमेय संख्या परिमेय से जुड़ता है तो भी अपरिमेय ही कहलाता है। मतलब अपरिमेय इतना बदमाश है कि परिमेय को भी बदमाश शामिल कर लेता है, परिमेय को भी अपरिमेय बना देता है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, कौन अभाज्य संख्या है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका सारे बच्चे। आभाज्य संख्या कौन है? आभाज्य संख्या बच्चों जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, किसी और से ना कटे।
यहाँ पे कौन होगी आभाज्य संख्या 71। 71 किसी और से नहीं कटता है, कोई पहाड़ा से नहीं कटता है, सब देखिए कटेगा। 14 दूना 28 और ये कटेगा 3 23 69 से कट जाएगा, 9 7 63 कट जाएगा। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? लगाइए धड़ाधड़ आंसर। इस सब में कुछ करना है जी, सब चटनी है, चाट लीजिए जल्दी से फटाफट। अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? तो देखिए ये अपरिमेय नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये बल्कि परिमेय संख्या भाई। क्या है? परिमेय संख्या है। बाकी तीनों अपरिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, सुनो ध्यान से कान खोल के, जिसका पूरा पूरी वर्ग नहीं निकलेगा अपरिमेय कहलाएगा। ओके हाँ, तो अपरिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट बच्चों, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत कौन होगा? शांत और अशांत आपने पढ़ा है। तो शांत किसका होता है? देखिए एकदम यहाँ पे तो दो दो ऑप्शन लग रहा है जी, है ना। ये देखिए 2/15 है, तो 2/15 को तोड़िएगा 3 गुना 5 में टूटेगा। बटा में 2 और 5 में ही आना चाहिए, 3 आ गया, तो ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों अशांत, क्योंकि यहाँ पे 2 बटा में केवल 2 5 ही रहना चाहिए, चाहे 2 ही रहे चाहे 5 रहे या 2 5 रहे, उसके अलावा कुछ और नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। 11/60 को तोड़ेंगे तो 160 को तोड़िएगा, कितना टूटेगा? ऐसे होगा ना, 80 दूना 160, 80 तोड़ेंगे 16 25 80, तो 2 ही 5 में टूटेगा, तो शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। 17/60, 17/60 भी तो हो जाएगा भाई। 12/50 12 5, दो दो आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, अब बच्चा कहाँ टिक लगाएगा? दोनों आंसर इसका सही है, दोनों शांत है, दोनों, है ना। दशमलव प्रसार क्या है? दोनों शांत है। अच्छा इसको डिवाइड करें, देखिए तो, एक मिनट, दशमलव प्रसार है ना, इसको डिवाइड कर चेक करते हैं। 17 को 60 से भाग करते हैं। शांत मतलब हो गया जो, हाँ, जहाँ तक जो वैल्यू रुक जाता है जाके। 11 को भाग करेंगे 160 से, ठीक है, और 17 को भाग करेंगे 60 से, तो आंसर इसका जो है ना ये वाला कीजिएगा, बी वाला, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, इसका आंसर 0.2833 ऐसे आते जा रहा है, जो कि कंटिन्यू वैल्यू आते जा रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को गौर समझिए, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। बोला गया दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव मतलब इसको डिवाइड में करना पड़ेगा, तब बताना शांत कौन अशांत कौन है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा ना, तो जाके 2 3 4 अंक बाद जाके रुक जाएगा, पॉइंट में 2 3 4 अंक जाएगा, रुक जाएगा, और ये रुक नहीं रहा, ये बढ़ते जा रहा, 3 3 3 3 होते जा रहा है, तो फिर ये अशांत मतलब दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्योंकि ये रुक नहीं रहा, ये बढ़ते जा रहा है। तो ऑप्शन बी टिक कीजिएगा, ठीक है। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? मतलब मासा क्या होता है? अगर दो लगातार सम संख्या है, उसका मासा क्या होगा? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर दो लगातार सम संख्या दिया, मान लें कि 8 है और 10 है, इसका निकालना हमको एचसीएफ, तो इसका शांत क्या होगा? 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 4 में, ऐसे तोड़ेंगे 2 गुना 5 में, देखिए 2 2 कॉमन हो रहा, तो 2 क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इससे बात करो, नंबर कॉल तो अपना बोले कॉल करो, कॉल करो।
नेक्स्ट है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसका और ये शून्यंक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसका शून्यंक कौन है? अल्फा है और बीटा है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद है बच्चों, इसका शून्यंक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का शून्यंक कौन है? अल्फा बीटा है। तो बोलता 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? एकदम इजी क्वेश्चन है भाई। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा? तो अल्फा और बीटा ले लेंगे एलसीएम। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला -b/c होता है। b का मान कितना है? 1 है और c का मान -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए बोलता भुज क्या है? आहा, एकदम मीठा मीठा क्वेश्चन है भाई। भुज क्या है? देखिए 6 क्या है? x वाला मान है, y है 5, तो भुज क्या है? 6 क्या है? भुज है। ओके, अगला सवाल है कि बिंदु 2 3 कहाँ स्थित है? किस चतुर्थांश में 2 3 होगा? तो देखिए दोनों प्लस में है, जब दोनों प्लस में होगा तो क्या बोलेंगे? प्रथम पाद में है। यानी कि जब दोनों प्लस में होगा बच्चों तो प्रथम पाद में रहेगा, जब प्लस माइनस और प्लस होगा तो द्वितीय में होगा, दोनों माइनस होगा तो तृतीय में होगा, प्लस और माइनस होगा तो चतुर्थ में होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि x का मान a दिया हुआ है, y का मान b दिया हुआ है, और ये वाला x माइनस 2 बराबर 2 है, x प्लस वाई बराबर 4 है, कि हल हो तो a और b का मान निकालिए। मतलब ये बोला इसका हल है, यानी कि x बराबर a है और y बराबर क्या है बच्चों? b है। और ये बोल रहा कि x माइनस वाई बराबर 2 है, तो भाई इसको कैसे बनाएंगे? x का मान कितना है? a है, y का मान कितना है? b है, पहला समीकरण। दूसरा क्या बोलता है? x प्लस वाई बराबर 4 है, x प्लस वाई बराबर 4 है, x का मान क्या है? a है, y का मान b है, बराबर में कितना? 4, यानी कि a प्लस b बराबर 4 है, समीकरण 2। अब इसको जब हल करेंगे भाई तो क्या होगा? दोनों कट जाएगा, 2a बराबर 6 हो जाएगा, a बराबर 6/2, 2 3 6, तो a का मान तो 3 आ गया भाई, ऑप्शन में तो 3 है। अब b का भी मान निकालना पड़ेगा ना, तो b का मान कैसे निकालेंगे? देखिए 3 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए बैठाइए, a प्लस b बराबर 4 है ना, तो a की जगह पे 3 रख दीजिए, अब b तो b रहेगा और 3 उधर चल जाएगा, 3 जाएगा दाएं तरफ तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और माइनस है ना, 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा। तो a का मान 3 है, b का मान 1 हो गया, 3 और 1 इसका सही आंसर हो गया, है ना, 3 1। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों, इस समीकरण दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? मूलों की प्रकृति निकालना है भाई। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं? मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको d का मान निकालना पड़ता है। d का क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है? 2 है। a का मान कितना है? x स्क्वायर 1 से गुना हो रहा, और c यहाँ पे 4 है, 2 दूना 4, 16 हो गया, -12। देखिए माइनस में आया ना, कितना आया? डी का मान माइनस में आया। अगर डी का मान हल करने पे माइनस में आ रहा है तो बोलेंगे अवास्तविक है। क्या है? अवास्तविक, मतलब इसका मतलब जो प्रकृति है वो वास्तविक नहीं है, इसको आभासी भी बोल सकते हैं, काल्पनिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई कितनी होगी? बहुत दिन हो गया त्रिकोण एटन डिस्टेंस बनाए हुए, है ना। अब बताइए, अगर 100 मीटर की ऊंची पे पतंग उड़ रही है, ठीक है, 100 मीटर पर ऊंची पे पतंग उड़ रही है, और ये पतंग की डोरी जो है, ये क्या है? डोरी है। पतंग जब भी उड़ता है तो तिरछा रहता है, तो पतंग की डोरी की लंबाई निकालना, ये निकालना है। और ये बोलता है एंगल जो है 60 डिग्री का बनाती है, तो बोलता है डोरी की लंबाई क्या होगा? तो देखिए डोरी कैसे है? डोरी ये है, लंब है और कर्ण है। लंब कर्ण किस में होता है? tan में होता है, तो याद करेंगे tan 60 का मान, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब है 100, इसको x वगैरह मान लेते हैं ना। tan 60 का मान √3/2, 100 बटे x, क्रॉस गुना कर लेंगे तो √3x बटे 200 बराबर 200, x बराबर 200 बटे √3,
200/√3, उल्टा लिखा गया जी, ये वाला होगा 200/√3 मीटर, ठीक है ना। ऑप्शन सी। आ गया, अरे सॉरी यार, किसी कॉल आ गया था अर्जेंट, परेशान परेशान कर दिया हमको। देखिए तो कितना आ गया, 200/√3 आ गया। देखिए बिंदु दिया हुआ है 4-1 और 2-3 के बीच की दूरी कितना होगा। x1 y1 है और ये x2 y2। देखिए यहाँ पे तितली उड़ रही है और उसको भी पढ़ने का मन कर रहा है ना। तितली उड़ रही है लेकिन बेचारा क्या करे, जानवर। देखिए पढ़ा रहा आपको, पढ़ना नहीं इसको पढ़ाना है ओके। तो ये बोल रहा है कि इसकी बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी का फॉर्मूला पता है आप लोग को, बीच की दूरी का फॉर्मूला मालूम है, बीच की दूरी का सूत्र मालूम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट, ठीक है ना। x2 कौन है, 2 है, x1 कौन है, 4 है, y2 कितना है, 3 है, y1 कितना है, -4। तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, +1 ना का स्क्वायर। तो कितना हो गया, अरे भाई तितली। देखिए एक बात है, जितनों आप टेंशन में रहिए, जब तितली को देखते हैं तब मूड फ्रेश हो जाता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, वो टेंशन वाला ख़त्म होता है। मतलब लगता है भाई ज़िंदगी में दुनिया भर का टेंशन पड़ा हुआ ही है, लेकिन देखो तितली बेचारा, बेचारा नहीं बेचारी है ना, बस उड़ रही है अपना। 2 दूना 4 और 3 कितना हो गया, 4। तो 2 दूना 4 और 4 चौक 16, 16 4 कितना हो गया, 20। इसको तोड़ेंगे 2√5, कितना होगा, 2√5, 2√5। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, 2√5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं कि बिंदुओं 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से 0.2 की दूरी कितनी होगी। ओ देखिए क्वेश्चन कैसे बोला गया, 2 बिंदु है, ठीक है। ये देखिए बिंदुओं 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से 0.2 की दूरी कितनी होगी। देखिए सवाल समझिए, ये एक रेखाखंड है, 4 और 10 एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है ए नाम का, और दूसरा बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है 2 बी नाम का। मतलब मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो पहले आप मध्य बिंदु का दूरी निकालिए, इन दोनों का बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे, याद है आपको, x1 + x2/2, 4 और +2 कितना होगा, 6/2, 10 और 2 12/2, कितना आ गया, 3 और 2 6 12, हो गया इसका मध्य बिंदु।
तो मध्य बिंदु से 0.02 की दूरी निकालना है। अब मान लें यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, 0.2, तो मध्य बिंदु से इसकी दूरी निकालना है। मतलब यहाँ पे दो डबल स्टेप कर दिया है, ठीक है ना। तो बताइए एक्स इसमें से घटा दीजिए, x2 माइनस x1, 3 में से 0 हटा देंगे, प्लस y2 माइनस y1, 6 में से 2 घटा देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 होगा, 3 3 9, 4 आएगा हट गए, 4 चौक 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल 5, देखिए तो ये हो जाएगा 5। बैकलॉग लगा हुआ तो बैकलॉग पूरा कीजिए, है ना। एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, बैठ के पढ़िए। यूट्यूब में तो पूरा होना बड़ी मुश्किल है, और नहीं तो किताब उताब लेके बैठ के पढ़िए, वो भी बहुत टाइम लगेगा आपको। लेक्चर वगैरह देख के ख़त्म कर सकते हैं बैकलॉग को। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा, बताइए। ये तो बनाए हैं जी, बहुत बार बनाए, याद हो गया होगा। परिसर कैसे निकालते हैं भाई, तो परिसर निकालने का आसान तरीका है बच्चों। परिसर कैसे निकालते हैं, बड़ा कौन है इनमें से, देखिए बड़ा कौन है 30 है, और छोटा कौन है 9 है, तो 30 में से 9 घटेगा 21, 21 क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा, है ना। 21 इसका परिसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिंदु 1 2 0 0 AB संरेख है, ये पूरा संरेख है, तो बताइए क्या होगा इसका मान, कौन सा समान सही होगा। संरेख कैसे निकालते हैं, याद है। संरेख जब भी बोलेगा तो इसका मतलब यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 0 के बराबर होगा जी। क्या होगा नीरज, चलिए बहुत अच्छा। अमन, 0 के बराबर होगा। तो मान लेते कि x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, ठीक है ना। अब निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ना x1 y2 माइनस y3, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 1/2 तो 0 से गुना हो जाएगा, 1/2 गुना में है तो भाग हो जाएगा। x1 कितना हुआ 1 है, y2 क्या है 0 है, y3 a है, सॉरी b है, x2 देखो 0 है, तो 0 को लिखने से कोई फायदा भी ना होगा, y3 b है और y1 2 है, ठीक है। x3 देखिए a है, y1 2 है और y2 0 है, बराबर में 0। तो इसको तो देने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये 1/2 तो भाग हो गया 0 से, तो 0 बन जाएगा। अब देखिए ये 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों, 1 को 20 से करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस बी। ये 0 एक ऐसा नंबर है जो इसको गुना करेगा तो क्या कर देगा, 0 बना देगा, 0 हो गया ये। a को 2 से करेंगे 2a हो जाएगा, a को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो 0 कहानी खत्म करो, -b प्लस 2a बराबर 0। तो एक काम करो, b को उधर भेज दो, तो 2a बराबर क्या हो गया b, तो 2a बराबर b, या है ना, ये तो यहाँ पे देखो दिया 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर सी है ना। 2a बराबर b हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चों सवाल दिया हुआ है 16 नंबर, दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, या किसका कथन है। किसने कहा था कि अगर दो त्रिभुज जो समकोणिक त्रिभुज है उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है उसके अनुपात क्या, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, मतलब भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। किसने कहा था, ये थेल्स ने कहा था, ठीक है ना, थेल्स ने कहा था। नेक्स्ट है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होगा। ये आपने पढ़ा है, पाइथागोरस का नियम पढ़ा है बच्चों। पाइथागोरस का नियम कहता है कि त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो दो भुजा कौन है, ये वाला भुजा है, मान लें कि लंब है, ये क्या है आधार है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ये क्या है कर्ण है। तो तीसरी भुजा के कर्ण मतलब ये दोनों भुजा के वर्ग का योग, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इसके योग के बराबर है। दो भुजा का योग कर्ण का योग के बराबर है। तो ये किसने, तो बोला गया कि तीसरी भुजा के सम्मुख कोण कौन है, तो तीसरी भुजा ये है तीसरी भुजा, इसके सामने वाला जो एंगल बनेगा कितना बनेगा
90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, वेट करो। मांगने से कभी हाथ मिलता नहीं। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। अरे यार ये तो कैसे होगा, मुश्किल हो जाएगा ये दिखाना। हाँ हो सकता है, एक मिनट। आपके लिए हम बहुत बेहतरीन चीज़ बना रहे हैं। आप लोगों में से कितने सारे बच्चे जिसका मैथ कमज़ोर है भाई? आप में से कितने सारे बच्चे जिसका मैथ कमज़ोर है? कोई आप में से है बच्चे का मैथ बहुत वीक है और टेंशन में है वो कि मेरा मैथ का सिलेबस कैसे होगा, मैथ का एग्ज़ाम कैसे होगा? आप में से कोई बच्चा है? कितने सारे बच्चे हैं? है जी? हैं? चलिए, एक मैथ का आप लोग को हम बहुत बेहतरीन चीज़ बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब बनेगा ये, हमको टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो भी बन रहा है बहुत बेहतरीन चीज़ बन रहा है। शायद ये कोई किताब आज तक नहीं निकला ऐसा। अगर ऐसा किताब रहता ना तो हमारे बिहार का बोर्ड का कोई बच्चा फेल नहीं करेगा मैथ में। देखो मैं कर रहा हूँ, समझिए ध्यान से। देखता हूँ क्या क्या आप लोग कमेंट आ रहा है। एक मिनट। अरे यार, हाँ तो देखो, आपको मालूम है, देखिए मैथ बहुत बच्चों को कमज़ोर है। अगर 100 बच्चा उठाइएगा ना तो उसमें 60-70 को बच्चा मैथ में कमज़ोर, और ये फितरत है, नेचुरल है। मैथ हर बच्चों को समझ नहीं आता है। अब देखिए मैं किताब बना रहा हूँ, किताब मतलब क्या, मैं भी क्वेश्चन टाइप खुद कर रहा हूँ। ये मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि हमको मालूम है क्वेश्चन कैसे देना है, कौन सा क्वेश्चन लगाना है। हमको मालूम, हम किसी को सौंप देंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए अभी हम यहाँ पे जैसे वास्तविक संख्या, ठीक है। अब हम क्या रहे हैं, देखो ऑब्जेक्टिव को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक एकदम इजी इजी वाला, फिर एकदम मीडियम वाला और हार्ड वाला। कि हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर जिसका मैथ कमज़ोर है, अगर ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान से पढ़ लेता है तो कभी फेल नहीं होगा। हमारे बिहार बोर्ड में जितना भी बच्चा एग्जाम देता है ना, तो मुश्किल से 70 से 80% पास होता है। पास की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पास होता है। सेकंड थर्ड मिला उसमें है। तो 1-2 लाख बच्चा ऐसे ही फेल हो जाता है। और जितना बच्चा फेल होता है, 99 बच्चा मैथ में फेल होता है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई किताब अभी तक मार्केट में नहीं आई कि एकदम इजी क्वेश्चन एक हो, फिर मीडियम क्वेश्चन हो, फिर हार्ड क्वेश्चन हो। मैं इसको शुरू किया हूँ और कर रहा हूँ, देख सकते हैं। पहले बच्चों को समझाएंगे, भाई देखो जो बच्चा को मैथ कमजोर है तो पहले इजी वाला क्वेश्चन को पहले बनाओ। और यकीन मानो जो बच्चा इजी वाला भी क्वेश्चन बना लिया ना, मैथ उसका पार है। फिर 50 नंबर ऐसे रखा हुआ है, 40-50 नंबर उतना बन जाएगा। इजी मीडियम तो समझ में आ ही जाएगा। अब किताब जो मार्केट से लाते हैं, मार्केट से किताब लाते हैं, देख खोलिए परिमेय नंबर, परिमेय संख्या। पहले क्वेश्चन इतना हार्ड रहता है कि बच्चा दिमाग उसका ठंडा हो जाता है, अरे हटा नहीं बनाएंगे मैथ, इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो किताब में देखते होंगे कि क्वेश्चन जैसे खोलते हैं तो शुरू शुरू में ही ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है, पूरा मिला हुआ खिचड़ी बना हुआ है, इजी है मीडियम है ऐसे मिला हुआ है। और बच्चा उतने में देख के परेशान हो जाता है, अरे भाई मैथ हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको देख लीजिएगा, देखिए कि पहले आप कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो हम देखो दे रहे हैं यहाँ पे, फिर मासा निकालने वाला क्वेश्चन देगा, हल्का हल्का क्वेश्चन ऐसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बहुत रिपीट होता है। ऐसे 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा, 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम, ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर बच्चा इसको कर लेता है, फिर देखो यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कौन यौगिक संख्या है, कौन सहभाज्य, कौन परिमेय, कौन अपरिमेय। अगर इसको हल्का हल्का बच्चा कर लेता है तो मेरे ख्याल से उसका मैट्रिक में बेड़ा पार है। फिर अब ये मुझे करने में टाइम लग रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, अभी किताब नहीं है, मैं खुद बना रहा हूँ। अगर मैं दूंगा तो पीडीएफ के तौर पे दूंगा, ठीक है ना। तो पहले मुझे बना लेने दीजिए, उसके बाद बच्चों को मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले मैं बना लूंगा तभी मैं कुछ करूंगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा।
हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको करें। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे सब टॉपर नहीं है भाई, बहुत से बच्चे टॉपर भी नहीं है, बहुत से बच्चे टाइम पास भी है यहाँ पे। लेकिन टाइम पास वही बच्चे करते हैं जिसको मैथ कमज़ोर है। तो चलो, टाइम पास तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है भाई, तो कुछ कर लोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, टाइम पास तो करवे करते हो। अब बाकी जो बच्चे पढ़ने वाले, तो उसके लिए मैंने गेस्ट क्वेश्चन डाल ही दिया है एप्लीकेशन में, सब्जेक्टिव वगैरह पढ़िएगा उसको। चलो ठीक है, अभी पीडीएफ करने में टाइम लगेगा, अभी तो शुरू ही किए, चरखा में पिन लगा है, अभी बहुत टाइम लगेगा, हमको टाइम मिलेगा तब ना भाई। ठीक है, देखते हैं कब होता है ये। बिंदु दिया हुआ है 3 को, 01, 05, 34 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, x1 कौन है, 0 है। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन मीडियम में आएगा ना, ये सब क्वेश्चन मीडियम में आएगा। बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आता है सर कैसे बनता है, बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में क्या लगता है, मोबाइल मिल गया तो बहुत बड़ा पढ़ाकू नहीं हो गया है, उसका ही प्रॉब्लम चल रहा है ना। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हमको तो सुधारना है ना यार, कैसे करके ठीक ठाक हो जाए, एग्जाम पास हो जाएगा बच्चा। 10,000 रुपया तो औरत लोग को मिले, क्या तुमको ही मिलेगा 10,000 रुपया, है ना जी। अभी सबको मिला ना जी, पूरा बिहार के औरत लोग को मिला 10,000 रुपया, तुमको ही मिलेगा, क्या टेंशन ले रहे हो, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। y2 कितना है, y2 5 है, y3 4 है, x2 देखो 0 है, y3 4 है, y1 1 है, x3 है 3, y1 1 है, y2 5 है। देखिए, ये तो हो गया 0 बच्चों, है ना। ये तो 0 से गुना करेंगे 0, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 1/2 चरतिया -12 काटेंगे, 2 छक 12, तो माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के अंदर एक बिंदु दे दिया, ठीक है ना, एक वृत्त है और उसके अंदर एक बिंदु दे दिया, कोई बिंदु मान लो यहाँ पे बिंदु है, तो अगर एक बिंदु है, वृत्त के अंदर एक बिंदु डाल दिए, तो बोला कि एक वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अगर इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचे, तो क्या इसका नाम क्या होगा, क्या इसका नाम स्पर्श रेखा होगा कि नहीं होगा, इसका नाम होगा छेदक रेखा। क्या होगा, इसका नाम होगा छेदक रेखा। क्या होगा बच्चों, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा इसका नाम नहीं होगा। तो इससे बोलेंगे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते अगर बिंदु कहीं पे रहेगा तो। हाँ, अगर वृत्त पर रहेगा ना, देखो वृत्त के अंदर बोल रहा तो नहीं होगा, लेकिन वृत्त पर रहेगा, मान लें यहाँ पर एक बिंदु है, तो इसमें एक रेखा खींच सकते हैं हम। अगर यहाँ पर रहेगा तो, वृत्त पर रहेगा तब एक खिंचाएगा, लेकिन वृत्त के अंदर रहेगा तो एक भी नहीं खिंचाएगा। ओके, नेक्स्ट है जी कि त्रिभुज ABC त्रिभुज है और त्रिभुज DEF, ये क्या भाई, अनुपात में क्या, इसमें जो है ABC त्रिभुज तथा त्रिभुज DEF में क्या दिया है कि AB बटे DE और BC बटे EF शायद होगा, ये बराबर है। तो त्रिभुज कैसे होंगे, तो देखिए अगर ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे ABC और DEF, ठीक है ना। तो बोला कि देखो क्वेश्चन को समझो, बोला कि AB बटे DE, AB है ये इसके बराबर, DE के बराबर है, ठीक है, AB बटे DE। फिर BC बटे EF, BC है और ये किसके बराबर है, EF के बराबर है। तो देखिए दो भुजा बराबर है, E भुजा इसके बराबर है, BC भुजा EF के बराबर है। अब बोला कि एंगल कौन बराबर होगा, बताइए कौन सा एंगल बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों भुजा के बीच E वाला एंगल है
और यहाँ भी दोनों भुजा के बीच ये वाला एंगल है। जब ये दोनों भुजा बराबर होगा तो उसके बीच का कोण भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे ई दोनों भुजा बराबर है और ई भी दोनों भुजा, ये ई दोनों भुजा इस दोनों भुजा के बराबर है, तो इसके बीच का कोण और इसके बीच का भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो बी और ई बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी ई बराबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, चल 20 क्वेश्चन बना लिए ना। पहले बताइए 20 में कितना आप लोग, है ना, कितना बनाए आप लोग? पहले आप लोग कमेंट कीजिए 20 में आप लोग कितना बनाए हैं। अर्चना, ठीक है, फरहान। 20 में तो 15 प्लस हुआ कि नहीं? 20 में 20, बहुत अच्छा जी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको 20 में 20 बनाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। ओके ठीक है जी। सचिन, गुलजार, कैफ, बिंदास, आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर बराबर का होगा? ठीक है ना। देखिए ये कहता क्या है भाई, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये दोनों बराबर है, लेकिन समद्विबाहु ये दोनों क्या है, बराबर है लेकिन समकोण 90 डिग्री का एंगल बन रहा, लेकिन ये दोनों बराबर है। ए बी और बी सी, ए बी और बी सी क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे बोला गया है तो कोण सी क्या है, 90 डिग्री। कोण सी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो बोला गया कि ए बी स्क्वायर, तो अच्छा बताओ, ए बी स्क्वायर बोला ना, सॉरी सी समकोण है ना, तो यहाँ पे सी लिखेंगे, सी समकोण है, सी है 90 डिग्री, यहाँ पे बी होगा। नहीं बोला सी जो है समकोण, तो सी 90 डिग्री हो जाएगा। तो बोला ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर। अच्छा इस समकोण में ए बी क्या है, कर्ण है बच्चों। देखिए बहुत आसान है, समझ लीजिएगा तो बहुत आसान है। ए बी क्या है बच्चों, ए बी कर्ण है, तो ए बी कर्ण है तो ए बी का स्क्वायर। आपको मालूम है ना कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। अब एक बात बताइए आप लोग, ए बी, बी सी और ए सी, ये जो ए सी है और बी सी दोनों क्या है, दोनों बराबर है। समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो। अब देखिए ऑप्शन देखिए, अगर हम इसको ए सी और बी सी को भी ए सी बना दें तो 2AC हो जाएगा। ऑप्शन में 2AC है, 2AC है। क्यों 2AC होगा, क्योंकि देखो ना बी सी ए सी क्या है, बराबर है, तो बी सी को हम ए सी बोल सकते हैं, ए सी को हम बी सी भी बोल सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर है यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कि देखिए कितना आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन दिया भाई, ऑब्जेक्टिव का इजी क्वेश्चन। माध्यिका क्या होगा इसका, माध्यिका, माध्यिका क्या होगा। माध्यिका बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले सरियाते हैं बढ़ते क्रम में, 2 3 3 3 5 5 7, ठीक है। माध्यिका मतलब हुआ बीच वाला मान। तो देखिए 3 अंक इधर है, 3 अंक इधर है, बीच में कितना है, 3। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कौन प्रायिकता में नहीं हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो देखिए याद रखिएगा, अगर कोई संख्या माइनस में होगा तो प्रायिकता नहीं होगा बच्चों, माइनस वाला संख्या प्रायिकता नहीं होता है। बताइए 24 नंबर, समांतर श्रेणी का 10वां पद कौन होगा। चलिए बहुत अच्छा अदनान, वेरी गुड तौसीफ, अंकित, ठीक है आंसर दीजिए। 10वां पद कैसे निकालेंगे, 10वां पद कैसे निकलता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। a कौन है, शुरू वाला हो जाएगा a, n कितना है 10 है, 10 में से 1 घटेगा, और d कितना होगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है ना। 8 में से 1 घटेगा 9 और गुना 2, तो 9 दूना 18, और 18 8 कितना हो गया 26, है ना, एकदम इजी है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है, मूल कितना है 2 है,
तो बोला के का मान क्या होगा, मूल 2 बोल रहा है, ठीक है। अब मूल 2 का मतलब क्या हुआ, मूल जो 2 है इसका मतलब कि x का मान 2 है। आपको याद करना है जब भी बोलेगा ना कि मूल 2 है, इसका मतलब x का मान 2 है, ठीक है ना। मूल 2 मतलब क्या हुआ, x का मान 2 होगा। तो k का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, x का मान बैठा दीजिए यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 2k इंटू 2 प्लस 4 बराबर 0, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 के प्लस 4 बराबर 0, 4 4 8 हो जाएगा, प्लस 4 के बराबर क्या हो जाएगा 0, 4 के बराबर 8 इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, के बराबर -8/4, 4 को काटिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2, -2 आया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बच्चों, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कौन सा पद शून्य है, बताइए समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है ना। जितने सारे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, उसको मतलब मेथड को पकड़ कर रहिए और उसको बनाते रहिए, कभी इसको बनाते रहिए, ठीक है ना, तभी कुछ हो पाएगा। ओके ठीक है, आ गया 8वां पद, कौन सा पद शून्य होगा बच्चों। तो वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा बोला गया, कौन सा पद शून्य मतलब कौन सा पद जो 0 है, इसका मतलब Tn का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a+n-1 इंटू डी। तो कौन सा पद है शून्य, 0 हो जाएगा, a का मान 28 है, n-1 और d कितना हो जाएगा, 18 में से 21 घटेगा तो कितना होगा, 18 में से 21 घटेगा तो 3, -3 है ना, -3 हो जाएगा। ये 21 इधर लाइए तो -21 हो जाएगा, n-1 इंटू -3, तो -21 और ये -3 गुना आके भाग में बन जाएगा। अब यहाँ पे काटा पीटी करो, 3 सत्ते 21, 7 n-1, ये -1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 7 1 8, 8वां पद क्या होगा, 0 होगा। समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 5x-12 का एक मूल इनमें से कौन है, मूल पूछ रहा है, मूल कौन है। तो मूल को क्या करना पड़ेगा, मूल को बनाना पड़ेगा, मूल को हमको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाइएगा, वही गुणनखंड कीजिए इसको, और क्या, 12 दूना 24 कर लीजिए, तो 4 12 दूना 24 हुआ ना। तोड़िए इसको, कितना में तोड़िएगा, 8 तिया 24, 8 3 में तोड़ दीजिए, 8x-3x, 8 में से 3 घटेगा 5 हो जाएगा। अब बहुत से बच्चों को ये वाला बाउंस कर रहा होगा, कैसे तोड़ें सर, है कि नहीं, 2 दूना 4, 2 चौक 8, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, 3 चौक 12, x प्लस 4 हो गया, 2x-3 हो गया। अब यहाँ पे x प्लस 4 बराबर 0 अलग अलग कर लेंगे, x बराबर -4 हो जाएगा, 2x-3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन दिया हुआ है, 2 मूल आया तो एक मूल दिया हुआ -4। बहुत सारे बच्चों को ये वाला भी बाउंस कर रहा होगा, नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी हैं, बहुत सारे हैं, संख्या में हैं, ठीक है ना, तो इसको बनाना पड़ेगा। ये तो देखो हर बच्चा बना लेगा, ये तो सब बना लेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए, क्या इसके लिए आपको कलम चलाने की आवश्यकता पड़ेगी, बोलिए जरा से, नहीं ना, ठीक है जी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होगा -b/a होता है, b का मान कितना है, देखो -2 है, तो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ भी है,
और एक्स स्क्वायर 1 से गुना हो रहा तो माइनस माइनस प्लस। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कलम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों कि tan 90 माइनस ए का मान क्या होगा, बताइए। ये तो फॉर्मूला है भाई, देखिए ये आसान क्वेश्चन में आता है। अब जो बच्चा इसको भी याद नहीं करेगा तो इससे कमजोर बच्चा क्या होगा, फिर फालिज मार देगा उसको। इससे अच्छा कि एग्जाम हॉल में ना जाए बच्चा, क्या जी। अगर एक क्वेश्चन को भी नहीं बना पाया मतलब कि वो कमचोर बच्चा है, वो पढ़ने में चोरी, वो चाहता कि हम बैठे बैठे कुछ करें नहीं और नंबर हमारा आ जाए। तो भाई तुम फेल ही रहो, तुम अच्छा है। तुमको फर्स्ट आने से, पास होने से कोई फायदा नहीं, तुम अनपढ़ में गिनती आओगे क्योंकि मैट्रिक पास रहोगे, सर्टिफिकेट रहेगा तब ना तुम पढ़ने वाला बंदा में नाम आएगा तुम्हारा, भले ही 3rd डिवीजन रहे। अब ऐसा क्वेश्चन जो बच्चा नहीं बना पाता है, मतलब याद नहीं कर रहा, तो उसको पढ़ने नहीं पढ़ने से कोई फायदा नहीं। मत पढ़ो भाई, तुम ईटा पत्थर धो लो, वही ठीक रहेगा ना। tan 90 में से क्या होता है, cos a होता है। याद करना है, ये सब फॉर्मूला है। देखिए sec a का मान क्या होता है, इसका कुछ करना है जी, कुछ ट्रिक व्रिक नहीं है, इसको बस याद करना है। सेक का फॉर्मूला 1/cos। अब ये क्या करें, कुछ करना ही नहीं है इसमें, गुना भाग कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट याद करना है। ओके, नेक्स्ट है कॉसेक 44। हाँ अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चा बोलेगा सर ये कैसे बनता है सर, नहीं समझ में आ रहा सर जी। तो इसमें कुछ हम हल कर सकते हैं, इसको कुछ हम बता सकते हैं भाई, ऐसे करो, किसी एक को चेंज करो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो कॉसेक 44 को अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा, 90 माइनस 46। कॉसेक 90 में से 46 घटेगा तो 44 आ जाएगा, और ये हो जाएगा सेक 46 है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला फिर आपको बताना पड़ेगा, सेक थीटा। सेक 44 है और यहाँ पे भी सेक 44 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो है दोनों कट जाएगा एक बार में और आंसर हो जाएगा। अब जो बच्चा बनाता है तो धड़ाक सा मारेगा, खट सा एक आंसर ला देगा, इतना करना नहीं पड़ेगा। देखिए तो कैसे धड़ाधड़ आंसर आ रहा है ना जी। आगे बढ़ाते हैं कि 2 cos² 60 डिग्री, 2 cos² 60 डिग्री का मान इनमें से कौन है। 2 cos² 60 डिग्री का मान कौन है, तो क्या होगा, cos 60 का मान पता ही है, √3/1/2 ना जी, 1/2 का स्क्वायर है। तो 1 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। तो आंसर भी याद हो गया होगा आप लोग को। बनाइए इसका, tan² 20 डिग्री प्लस sin² 70 डिग्री का मान क्या होगा। थैंक यू देखिए इसका फॉर्मूला, अब हाँ इसको हम कुछ कर सकते हैं भाई। अगर आप अगर एक कदम चलिएगा तो हम 2 कदम चल लेंगे भाई, हम आपको बता देंगे। लेकिन हम खड़े तो होइए, जागिए तो पहले। आप सोले रहिएगा कि हमको सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा, कुछ कीजिए, उठिए, पढ़िए, कुछ याद कीजिए, तभी कुछ होगा भाई। किसी को भी बदल दीजिए, इसको चाहे इसको, चलो इसको बदलते हैं ना, अब इससे बाद वाला बदलते हैं। किसी को भी बदल सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। tan² 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan² 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटेगा 70। 70 को हमने तोड़ के लिख दिया, 70 को बोल सकते हैं ना कि मेरे पास 90 में से 20 रुपया कम है। अगर मेरे पास 70 रुपया है, हम इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास 90 में से 20 रुपया कम है, वही बात हुआ ना जी। अब यहाँ पे लिखने का मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, sin 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1, sin² प्लस cos² 1 होता है डायरेक्ट। बनाइए, tan इंटू कॉट क्या होता है, ये भी फॉर्मूला है। tan को कॉट से गुना करेंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। लीजिए ये भी बना लीजिएगा तुरंत, जो बच्चा पढ़ रहा है इसको तुरंत आंसर करेगा। है ना, त्रिभुज ABC में जहाँ 20 समकोण है, एक ट्रायंगल है, पता नहीं कैसा, लेकिन बोला 20 समकोण है, चलो तो ऐसा बना लेते हैं। 20 समकोण है मतलब 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो तो ऐसे ही बनेगा फिर लगभग में, करने तो होगा ही होगा, है ना। ABC, AB 12 है, BC 5 है, तो बोलते हैं AC का मान क्या होगा।
अब अगर ऐसा पढ़े हैं आप लोग तो रटा गया होगा। 5 12 13, 5 12 13 याद हो गया होगा। 5 आधार 12 लंब, तो कर्ण तो भाई 13 ही होने वाला है। और नहीं समझ में आ रहा तो निकाल लीजिए। AC कैसे निकालते हैं, दोनों का स्क्वायर के रूट 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर का ओवर रूट। 12 का 144, 5 का 25, 169। इसका वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, 5 sin A बराबर 8 cos A, तो cot A का मान क्या होगा। 5 sin A बराबर 8 cos A, तो cot A का मान क्या होगा। cot A का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये 5 को इधर लाएंगे ना, 8 8 इधर लाइए तो बटे में हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, 5 को इधर भेजते हैं। sin है और ये cos आ जाएगा बटे में, तो क्या हो जाएगा cos A। ये 5 बटे में चला जाएगा। अब देखिए क्या बोला, कॉट ने बोल रहा जी, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो टेन ए बराबर दे दिया 5 8 बटे 5। तो कॉट का मान क्या होता है, आपने पढ़ा कॉट टेन उल्टा होता है। तो कॉट बराबर हो जाएगा 5/8। क्या हो जाएगा 5/8। ऑप्शन नंबर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है। कॉट 60, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जी ना, 1/√3 होता है कॉट 60 का मान। अगला है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, जिसके खंभे की ऊंचाई 6 मीटर हो, तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, बताइए। ठीक है ठीक है, कविता, ओके, नुसरत। क्या होगा बच्चों, देखिए उन्नयन कोण ये है, हाइट इसका, और ये सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा बच्चों, 60 डिग्री है। उसकी खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कि खंभा 6 मीटर है, तो खंभा की जो छाया बनेगा नीचे में, इसका मान निकालना है। तो देखो लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। लंब बटे आधार किस में होता है, टेन वाला फॉर्मूला याद है ना, लंब बटे आधार। 60 डिग्री है तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब 6 है, आधार x है। टेन 60 का मान क्या होता है, √3 6/x है ना, क्रॉस गुना कर देंगे तो x से बराबर क्या होगा 6/√3। इसका कर लीजिए परिमेयकरण, √3/√3, 6√3/3 हो जाएगा, गुना होकर 3 दूनी 6, 2√3, 2√3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या का होगा। अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, पता नहीं क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप होता है r×π+2 ना जी, और कितना है 36। तो r का मान निकालना हमको है ना, r निकालना है। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, यहाँ पे 2। अब 7 कॉमन लेंगे, एल्सियम लेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 36/7, यहाँ पे हो जाएगा 36। तो 36 36 क्या करेंगे, यहाँ 36 36 काट दीजिए। r का मान हो जाएगा 7 है कम 7, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा, बताइए। अगर क्षेत्रफल दिया 154 सेंटीमीटर तो व्यास क्या होगा। ऐसे प्रश्न को एकदम आपको एकदम यूं बनाना है, ठीक है, खट खट करके। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बराबर 154 बच्चों। पाई का मान 22/7, r का मान निकालना है 154। देखिए यहाँ से काट सकते हैं, 22×7=154, r² बराबर 7×7। अगर r का मान निकालेंगे तो 7×7 का ओवर रूट कर देंगे, और 7 7 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन हमको बोल रहा व्यास ना, व्यास, तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, डी निकालना है तो आर को 2 से गुना कर देंगे जी, है ना। आर का दुगना होता है कितना, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है 14। बताइए 40 में कहाँ तक बनाए आप लोग। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आज हो गया भाई। तैतीस गलत है।
सतीश क्या था? ठीक तो है, साइन कॉट 60 का मान 1/√3 होता है तो है। कॉट 60 का मान ओके। आगे 10 क्वेश्चन और पढ़ते हैं, ठीक है। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना बेलन का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h) है ना जी। 2 पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान कितना है? देखो व्यास 28 है, डी का मान 28 है, तो बोलिए आर का मान 14 हो जाएगा, और एच का मान कितना हो गया? 20 है। यहाँ से काटा पीटी करें, 7×2 = 14, 22×4 = 88 गुना 20, 8×2 = 16, 8×2 = 17, 1760 क्या हो जाएगा? 1760 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको फॉर्मूला याद है वही बना पाएगा, वरना भूल जाइए फिर, है ना। क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला? 3πr²। 3, देखिए ऑप्शन देखिए पाई में दिया हुआ है, तो अच्छी बात है भाई। 3 पाई को पाई लिखते हैं, 3 पाई। आर कितना है? 7 है, तो 7×7, 7×7 = 49 दिया, 7×21 = 21 गुना 7, 14, 147 पाई आ जाएगा, है ना। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया गया है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अगर दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या का अनुपात 2, 3 हो, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बहुत आसान है बच्चों, इसका स्क्वायर करना होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। किसी त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा है, त्रिज्या आर हो, तो चाप की लंबाई क्या होगी? इस चाप की लंबाई का फॉर्मूला है डायरेक्ट आपको, है ना। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है, चलिए, θ/360 2πr, 2πr भी लिख सकते हैं। θ/360 2π ना, θ/360 2πr, ऑप्शन ए हो जाएगा। बी कैसे होगा? बी तो हो जाएगा, फिर बी लिखने के लिए यहाँ पे 2 हटाना पड़ेगा। अगर 180 करेंगे तो 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा, फिर ये 2 हटाना पड़ेगा। फिर माध्यिका कौन होगा? तो आसान है, देखिए बीच वाला ही तो दिया हुआ है, अरेंज होया हुआ है ना, माध्यिका देखिए अरेंज होया हुआ है, हो जाएगा ऑप्शन। कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देख लीजिए प्रायिकता कौन नहीं होगा? देखिए 1 से बड़ा कभी प्रायिकता नहीं होती है, 1 से बड़ा कभी प्रायिकता नहीं होती है। ओके, वर्ग अंतराल दिया हो तो वर्ग चिन्ह क्या होगा? बताइए, वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह करने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा कर देंगे, तो 30/2 क्या हो जाएगा? 15, है ना, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी आलेख चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। ओ, माध्यिका अगर ज्ञात करना होगा तो हमको तोरण से ज्ञात करेंगे। तोरण आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में दिया हुआ, इस तरह से तोरण वाला फिगर ऐसे ऐसे करके बनता है। पॉइंट जब लीजिएगा ना तो ऐसा ग्राफ बनेगा उसका। एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की क्या प्रायिकता है? तो 5 तो एक ही बार आएगा, 1/6 है ना, 1/6। एंड ये लास्ट क्वेश्चन, चलो ये रहेगा आपका होमवर्क 50 नंबर। ठीक है, तो आज यहाँ पे 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाला है, इसको ध्यान से पढ़िए, बाकी फिर हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। विकास, कैफ, कविता, आजम, मंतसा, ओके, फरहान, अब्दुल रहमान, ठीक है। आज भले ही रखते हैं, फिर कल से पढ़ते हैं। आज क्लास भी शुरू होने में लेट हो गया, नेट बड़ा इशू हो रहा था। उर्दू वाला क्लास पढ़ाए थे, वहाँ पे देख रहे थे बीच में अटक गया था क्लास,
इधर इसलिए लेट हुआ शुरू करने में, ठीक है ना। बाकी आपको कोई किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है। ये नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, इस पर आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। कोई कोर्स लेना है आपके छोटे भाई बहनों के लिए जो 10th में जाने वाले हैं, उनके लिए आ गया है संघर्ष बैच। संघर्ष बैच आ गया है, ठीक है ना। संघर्ष बैच आ गया है और वो अभी इसका फी रहेगा 499 ऑफर में है। आप अपने भाई बहन को जुड़ा दीजिएगा, बेहतरीन। और अभी जुड़ेगा तो अभी से पढ़ेगा और अच्छा नंबर लाएगा, आपसे ज़्यादा नंबर लाएगा। आप चाहते कि नहीं मेरे ज़्यादा नंबर आए? नहीं चाहते हो ना, नहीं चाहते कि मेरे ज़्यादा नंबर आए। चलिए वैसे आपका तजुर्बा अलग है, उसका तजुर्बा अलग रहेगा, ठीक है। जुड़वा दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ओके।